अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हो। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद अनिशा। और कराची का मौसम बहुत खूबसूरत, आज मैं मौसम के हाल बताने आई हूँ। कराची का मौसम इसलिए खूबसूरत लग रहा है कि कोई 2 दिन हो गए बारिश का ऐसा कोई खासा नज़र नहीं आया, तो कराची वाले खुश भी हुए हैं कि मौसम भी अच्छा और बारिश भी नहीं हो रही, तो ये ज़बरदस्त मौसम है। आज भी सुबह जब मैं उठी तो उस टाइम मतलब 6:30 बजे मुझे बड़ा खूबसूरत मौसम लगा, और 6:30 बजे उठने के बाद फिर चैनल आ जाते हैं तो फिर अभी जो मौसम है वो नहीं पता, पर सुबह का बड़ा खूबसूरत मौसम था। तो जितना खूबसूरत, अल्लाह से यही दुआ है कि जितना खूबसूरत मौसम है, इतनी खूबसूरत जो लोग मुश्किल में हैं उनकी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी हो जाए, ताकि वो भी जो उन मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी से निकल आए। पर कहने का मकसद ये है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको कि जब कोई उतार चढ़ाव आए तो आप उसके साथ जो है लड़ सको उन हालात के साथ और अपना वक्त आसानी से गुजार सको। क्योंकि जब कोई घर से बाहर निकले, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, काम के लिए, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। आपको स्ट्रांग होना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बार बार कि आप उसको, अगर आप सेंसिटिव हो ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी चीज़ हो रही है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपने बढ़ना है, आगे जाना है और तरक्की के रास्ते पे जाना है। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। हमारा शो बाकायदा जो है वो आगाज़ तो हम कर चुके हैं उसका, और अब जो है हमारे जो गेस्ट हैं हमारे शो में आज, मैं उनको वेलकम करूंगी, फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे अपने सवालात का। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के, और उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र है। मौसम पे आज मैंने इतनी बात कर ली, आप मौसम का क्या कहेंगे? कराची का मौसम खैर इतना माशाल्लाह खूबसूरत। ओवरऑल कराची का मौसम होता ही अच्छा है। हम्म। ख़ास तौर पे जो कराची की जो शामें हम्म। होती हैं वो तो हम्म। एक्सीलेंट होती हैं। हम्म। और बस ये जो, अब नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, उस पर हम्म। तो बहुत हर आदमी बात कर रहा है। जैसे रोडों की बात हो रही है कि वो पानी तो की, अब वो आपको उसके ऊपर पता ही बात है। करना ही बेकार है। वो जो मौसम का मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा उसके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें बहुत हो गई हैं, अब नेगेटिव चीज़ों को साइड पर करके पॉजिटिव चीज़ें करें। क्योंकि शायद मैंने एक शो पे इस पर बड़ी बात भी की थी कि जब आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोच रखें दूसरों के लिए, अपने लिए, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक मैं आपसे इस चीज़ पे भी बात करूँगी, प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो टैक्स है, जो जिसे कहा जाता है कि नाजायज़ टैक्स है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आया ये टैक्स जो है ये जो बिल्डर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम करता है, या जो ख़रीदने वाले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यानी ये इस वक्त जो है वो जो नई हुकूमत आई है ना, तो नई हुकूमत ने आते ही जो टैक्स लगा दिए हैं, तो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। उसके साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहुत परेशान है, और उसके साथ जुड़ी हुई और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब बहुत परेशान है। उसमें लोगों के पास रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इवन के जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास भी अब पैसे नहीं है। अभी एक इन्होंने ऐसा टैक्स लगा दिया जिसको डीम टैक्स कहते हैं, ये कभी भी मतलब नहीं था, अब लागू हो गया। चले, मैं कह रहा हूँ आपको अगर कोई भी टैक्स लगाना है आप लगाएं, मगर किसी को टाइम तो दें। बिल्कुल। आपने बिल्कुल आके भी टैक्स लगा दिया, और आने के बाद जो है आपने कह दिया कि ये अभी आप अपना फाइल रिटर्न करें। अब रिटर्न जब जमा कराएंगे तो वो टैक्स मांगेंगे। आप मुझे बताएं कि पैसे अगर कहीं से आ रहे होंगे तो फिर उसके बाद ये आप पेमेंट कर सकते हैं ना। बिल्कुल अब ऐसे। पेमेंट अभी है नहीं किसी के पास, क्यों कहते हैं, अगर आप जितने लोग हैं, चाहे कारोबारी हों या नौकरी पेशा लोग हों, वो एक साल पहले अपना जो है ना प्लान करते हैं कि इस साल हमने क्या करना है, उसके हिसाब से बजट बनाते हैं। अब जिनके पास प्रॉपर्टियां थी, ये अचानक ऐसा टैक्स निकल के आ गया और ये लाखों करोड़ों में है। अब ये लाखों करोड़ों कहाँ से आएंगे? कम से कम मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी कानून अगर बनाए तो उसके ऊपर पहले थोड़ा सोचें तो सही। उसको ये सोचें कि इसके साथ आपके ये वाले इकदाम से लोगों में क्या परेशानी आ सकती है।
अब वो सारे लोग जो है ना परेशान हो गए। अब इनकम टैक्स वाले जो है ना बोलने के आके रिटर्न दाखिल करो। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए आप देखें कि 2-3 महीने 4 महीने से बिल्कुल काम बंद हुआ हुआ है, पैसे आ नहीं रहे। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से अपने जहाँ जहाँ काम करते थे निकाल दिया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब वो टैक्स भी मांग रहे हैं। अब चले टैक्स तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर भाई हमारा काम का भी तो सोचो कि अगर हमारा काम चलता रहेगा तो हम आपको पैसे भी देते रहेंगे। अब डीम टैक्स के अलावा एक टैक्स और लगा दो दे देंगे, मगर हम कमाएंगे तो देंगे। ऐसे ही ये है। मेरी अपनी आवाज़ नहीं है, ये हमारे मतलब हमारी जो पूरी एसोसिएशन है, हमारे डिफेंस एंड क्रिप्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, उनकी भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंसीज की आवाज़ है। तो आप सोचें कि मेन चीज़ आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का वो तो है ही, ये आपकी मैशत की बैकबोन है। आपने बैकबोन का क्या हाल किया है कि आप ये सोच नहीं रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। चले अगर आपने ये इकदाम उठाया है तो उसका अच्छा रिजल्ट तो है, मुझे तो रिजल्ट नज़र ही नहीं आ रहा। आप जो जो टैक्स आपको पहले आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी पॉलिसी है। हर मुल्क चाहता है कि भाई वो इकदाम उठाएं कि लोग पैसे कमाएं और उसका उसका मुल्क में तरक्की हो, तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो। जी। पाकिस्तान में रेवेन्यू आए तो लोग खुशी से टैक्स देंगे। ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो भी सियासी इस्तेकाम है नहीं, हम्म। तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा। हम्म। अब उस दौर में फिर आपके पास इतने चैलेंजेस हैं कि आपको तो एक पार्टी आपके खिलाफ है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, तो जी। आपने उसको ये साबित करना है कि भाई वो पार्टी इतनी अच्छी नहीं है। देखें हमने ऐसे एकदम उठाए कि हमारे लोग, हमारी ताजिर बरादरी बहुत हमसे खुश है। अब तो ताजिर बरादरी भी आपसे नाराज होती जा रही है, किसान भी आपसे नाराज होते जा रहे हैं। मतलब इस मुल्क के अंदर वन मैन शो तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। कम से कम आप चाहें कि आप लोगों का ख्याल करें। देखें इतने लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो ख्याल से आज रियल एस्टेट की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमारा भी रियल एस्टेट से ताल्लुक है, फिर हमारे साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनका ताल्लुक है। तो ये सब बहुत परेशान है। मैं आ रहा था तो मुझे लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं कि आपने बस ये मिफ्ता इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट करनी है। हम ज़ाहिर है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई पुरअमन लोग पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही। हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे, हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई चलें आप इसके ऊपर नज़रसानी ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलाना, तो आप इसको जो है ना फिलफोर ये टैक्स वापस लें। उसके अलावा जो आपने 1% से 2% जो टैक्स कर दिया प्रॉपर्टी जब खरीदते वक्त, उसको भी ख़त्म करें, 1% ही रहने दें। आप जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे, यकीन माने अल्लाह पाक तो आसानियाँ देना चाहते हैं। हमारे पास तो आप सोचें जब अल्लाह ने आपको एक मनसब पे पहुंचा दिया, तो ये भी अल्लाह का काम है। जब अल्लाह ने आपको पहुंचाया तो आप उससे अल्लाह ताला आपसे कोई अच्छा काम लेना चाह रहा था, आप उसको अच्छे काम की तरफ जाएंगे, आपकी मदद आएगी। आप किसी को आका मत समझें, आका आपका एक ही जो ऊपर बैठा हुआ है, आप उसको सोचें वो क्या कहता है। अगर उसकी बात मानेंगे ना, आप यकीन माने आसानियां पैदा होती चली जाएंगी। हमारे लिए भी आसानी होगी और ये हुकूमत के लिए भी आसानी पैदा होगी। अभी देखें हुकूमत ये बहुत परेशान है। हाँ। मतलब आप भी देखें कि आप और मैं मतलब माशाल्लाह घर में जो भी हालात हैं वो एक अलग अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ है, मगर इनकी कंडीशन ये है कि ये ना तो रात को सो रहे हैं ना दिन को सो रहे हैं। इनको तो ये है कि यार कहीं अगर हमने कोई हल्का से भी कोई लूज शॉट खेल दिया तो दूसरी पार्टी ना आ जाए। तो हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ, सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यानी इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा आप भी रोशनी डालिएगा। ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से खैर रियल एस्टेट से मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, और उनसे जो खबर और जो बात भी होती है, हम आपस में डिस्कशन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया कि काम ही नहीं है। मतलब अब उनका ये कहना होता है कि यानी पहले तो टाइम नहीं होता था इतना कि फ्री बैठ के दोस्तों के साथ जाएं, टाइम दें उनको या कहीं। अब तो इतना टाइम है कि अब दोस्तों को भी टाइम दें, फिर भी टाइम बच जाता है। मतलब अब काम की वो नोयत ही नहीं रही है। अब बात ये है कि जब काम ही नहीं है, जब ताजिर पैसा ही नहीं कमाएगा, तो टैक्स कहाँ से देगा। मतलब जेब से तो कितना देंगे, खजाने कहते हैं ना खाली हो जाते हैं। तो ताजिर को आप आसानियां देंगे तो सिलसिला जो है वो चलेगा। अच्छा, इस पे कहीं आपके किसी गवर्नमेंट लेवल के या किसी सियासत में जो हैं अभी, उनसे किसी से कोई कांटेक्ट, कोई बात या कुछ इस तरह की मीटिंग वगैरह कुछ हुई है देखें किसी के। हमारी जो एसोसिएशन है उनके जो मेंबरान हैं वो ज़ाहिर है हमसे राब्ते में हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये इस पर नज़रसानी करें। ये आपके पाकिस्तान में जो आपका जो मईशत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको रेवेन्यू जो जनरेट होता है सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से होता है। तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज़्यादा है। हाँ। आपके एक ज़रा से इक़दाम ने जो है ना पूरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि काम बिल्कुल बंद हो गया। तो उनके एक ज़रा से गलत इक़दाम की वजह से देखें कारोबार बंद हो गया, कितने लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। क्योंकि अब वो उनका ये कहना है कि
जब आपस में बात भी होती है, अच्छा वजह ये है कि हम स्क्रीन के हैं, एंकर हैं, तो लोग फिर डिस्कस भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं कि ऑफिस के इतने खर्चे, इतना सारे लोग रखे हुए हैं, सिस्टम है, लाइट है, ये है वो है, और अगर 3-4 महीने से कोई भी काम नहीं है तो ये बताएं इतने लोगों की सैलरीज तो देनी है, पर मंथ देनी है, हर सूरत देनी है, बिल भी देने हैं, सब चीज़ें, सारे एक्सपेंस पूरे किस तरह से होंगे, फिर एंड क्या होगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस बंद भी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो पीछे की तरफ भी गए हैं। ऐसा भी है, आपने देखा है कुछ इस तरह से कि बिल्कुल है। देखें जो इतने, अब हाँ, जो कमर्शियल एरिया में जो पहले हम्म, हमने रियल एस्टेट के ऑफिस देखे थे, जो हम्म, बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उन्होंने बंद कर दिया। अब हाँ, ये बताएं जब बंद करेंगे तो एक ऑफिस के साथ कम से कम 5 लोग जुड़े हुए होते हैं, उन ऐसे ही 5 का रोजगार चला गया। रोजगार चला गया, अच्छा, बिल्कुल। ये को ब्रोकर जो होते हैं ना, इनका तो यही है कि अगर घर में उनका बेटा बड़ा हो गया, वो एजेंट बन गया, अब वो हम्म, वहाँ से पैसे कमाता है, कम से कम 1 लाख रुपए महीने में कमाएगा तो उसके घर का खर्चा हम्म, चलेगा। अब वो भी जो है ना कहीं नौकरी ढूंढते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। तो हम्म, जिनका जो कारोबार चल रहा है उसको चलने दें। ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं हम्म, तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इनके हाथ में है, ये कर सकते हैं। अब ये यकीन माने कि लोगों का वो हाल हो गया है कि बिजली के बिल भी नहीं पे कर पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, और घर में जो पानी जो है ना वो बोरिंग का पी रहे हैं, चाहे उसके अंदर सीवरेज का पानी मिला हुआ आ रहा है वो भी पीने के लिए तैयार है। हम्म, आपको पता है ये सीवरेज कोई 8-10 फीट के ऊपर नहीं आता, उसके लिए आपको 100-200 फीट नीचे जाना पड़ता जी, है। मगर लोग वहाँ पे 10 फीट का जो है ना वो बोरिंग करके पानी आ जाता है, वो समझते हैं ये पानी पी लो। अब जाहिर है जिंदा रहने के लिए वो भी पी रहे हैं, अब उसके अंदर जो है ना सीवरेज भी कहीं ना कहीं मिला हुआ होता मिला, है। तो मैं ये मतलब, और माशाल्लाह ये मिफ्ता इस्माइल साहब हम्म, और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, हम्म, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, मगर हम्म, इस वक्त हमारी समझ में नहीं आ हम्म, रहा कि ये इस वक्त क्यों ऐसा इकदाम नहीं उठा रहे जिससे हमारी मईशत का पहिया चले। हम्म, मईशत का पहिया चलेगा तो यकीन माने खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल, बाकी ये, और फिर ये उसके बाद जब जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा आपके मसाइल हल होंगे। हम्म, अब आईएमएफ अगर आपको हर तरीके से पाबंद करता चला जाएगा, और अगर आप आईएमएफ की बात मानेंगे तो इसका नुकसान तो हमारे लोगों को हो रहा है। आप एक मरतबा कड़वा घूंट पिए, आप आईएमएफ से बैठ के मुज़ाकरात करें कि ऐसे नहीं होगा। ये हमारी जो है ना कोई 20-25 करोड़ की आबादी है, हम आपके कहने पे आकर कदम उठाते हैं, अगर पैसे नहीं मिलते ना मिले, हम लोग अपने तौर पे मेहनत करके भी हम इनका कर्जा उतारेंगे। हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमने कर्जा उतारना है, हमारी आवाम जो है ना इस हुकूमत के साथ है, दूसरी आने वाली हुकूमत के साथ है, कि हम उठा के खुद चाहते हैं कि हमारी पूरी ताजिर बरादरी इसका कर्जा उतारना चाहती है, और उतारेंगे इंशाल्लाह। मगर ये कि आईएमएफ की तरफ अगर हम लोग जाके हाथ बांध के खड़े रहेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हम्म। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे क्या, पाकिस्तान पहली दफ़ा कर्जदार हुआ है, या पाकिस्तान मुश्किल हालात में पहली बार गया है, या ये सारा सिस्टम, तो क्या जो सालों से सियासत कर रहे हैं, जिनके मतलब समझे नस्ल दर नस्ल वाला अब तो सिस्टम हो चुका है ना, तो क्या उनको इस जो इस टाइम सिचुएशन है, क्या उस सिचुएशन से वो किस तरह बाहर निकल सकते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना कि आप तजर्बे करके सीखें या अपनी आवाम को मुश्किल में डालें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब एक देखें, चीज़ होती है ना कि मेरे शहर में अल्लाह ना करे कि कभी सैलाब नहीं आया, और आता है तो मुझे नहीं पता कि सिचुएशन से कैसे निकलना है, और खुदा ना खास्ता अगर आता रहता है तो मुझे पता है इस सिचुएशन से मुझे कैसे निकलना है और इसके लिए क्या तैयारियां करनी है। तो हम उस मुल्क में रहते हैं ना कि जहाँ हर हुकूमत बदलने के बाद एक चैलेंज जो है वो खड़ा हुआ होता है। देखें आपने जो बात की ना कि पहले तो ये समझ लें हम्म, कि हमने करना क्या है। हम्म, हमारी आवाम जो है ना आपके साथ खड़ी हुई है, आप आवाम को रिलीफ दें, आप माशाल्लाह वो निकल जाएंगे कर्जे से बाहर। अब पहले जो आपने बात की कि यहाँ पर शुरू से कर्जा लिए चले जा रहे हैं, तो पहले देखें कर्जे की मकदार कम थी, हम्म, अब मकदार बढ़ती जा रही है। आपको पता है जितना जितना कर्जा बढ़ता चला जाएगा तो, और जो जो लोग कर्जा दे रहे हैं उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाता फिर है। उसके बाद हम ऐसी पोजीशन में आएंगे कि उनकी जायज़ नाजायज़ हर बात हमको माननी पड़ेगी। हम्म, तो उस वक्त तक हमें आना नहीं चाहिए। हम्म, और बदकिस्मती ये है कि जो हुकूमत आती है दावे करती है कि भाई हम आकर आपको रिलीफ देंगे, और जब वो जाती है ना तो हर पाकिस्तानी को उस पहले से ज़्यादा कर्जदार करके जाती है। आप बेशक चेक कर लें। हम्म, तो ये मतलब फिर हम उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। हम्म, कोई किसी ने ये पॉलिसी नहीं बनाई कि भाई आपने अगर फर्ज करें कि आप आ गए ना तो आप कर्जे की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। कर्जा लेने पे सबकी तवज्जो है, कर्जा वापस करना वापस जो है ना करने पे। उसकी तवज्जो नहीं है। और हम आवाम जो है ना वो चाहते हैं कि हम अपनी उम्र के अंदर अपना कर्जा बिल्कुल ज़ीरो करके जाए, अपने पैरों पर खड़े हों, कि हम्म, हमारे आने वाली नस्लें जो है ना वो कम अज़ कम इससे आज़ाद हो जाए। हम्म, ठीक है जी।
अच्छा, अभी हम ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक से वापस आके ये सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा। और अगर ताजिर बिरादरी से कोई हमें देख रहा है और वो चाहता है कि कॉल करके कोई सवाल, अगर उनके भी दिल में है कि वो चाहते हैं कि वो सवाल करने के लिए कि ऐसा सवाल है, इस पर भी बात की जाए, ये आवाज़ भी आगे जाए, तो ब्रेक से वापस आते ही आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आएंगे। आप हमें लाइव कॉल करके अपना जो भी मौक़िफ़ है वो सामने रख सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दैनिशा। अच्छा जी, अब अच्छा, आज जो आप बैठे हुए हैं सिर्फ आप अपने लिए बात नहीं कर रहे, ये एक नहीं, मैं चीज, मानता हूँ। क्योंकि बात ये है कि ये अगर रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है तो ये सबके लिए, समझे, मैं अभी तो इस टाइम पे सबके लिए बात कर पूरे रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए। आया ये चीज़ ख़त्म हो या इसमें कुछ हमें भी आसानी दी जाए ताकि ये सिस्टम, ये काम, ये शहर, ये मुल्क, ये चलता रहे। और ताजिर है तो मुल्क तरक्की करता है, और ताजिर ही अगर बैठ गया तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करता। और ये वो मैसेज है जो अगर इस मैसेज को पॉजिटिव लेके और इस पर गौर किया जाए तो मेरे हाल से इसका हल निकलेगा। और इसका हल निकलेगा तो ताजिर अगर रिलैक्स रहेगा तो कारोबार जब बढ़ेगा तो रोज़गार भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि बेरोज़गारी के साथ तो क्राइम भी है ना। देखें, ये हाँ, तो उसके साथ रिलेट करता है ना कि अगर बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। अब आपके कितने मसले हल हो जाते हैं, क्राइम भी रुक जाएगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्राइम भी रुक जाएगा। मगर अब ये देखें कि जो इसकी बेसिक वजह क्या है, कोई बेसिक वजह को नहीं देखता कि ये कारोबार बंद क्यों हुआ है। एक तो बंद करने की वजह ये कि आपने जो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 15-16% पे कर दिया है, जो कि गलत है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो फिर मार्केट से पैसा निकल के वहाँ चला जाएगा, फिर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसको ग्रेजुअली कम करें, वैसे तो मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए, मगर चले मजबूरी है तो आप उसको लगाएं, मगर कुछ कम करें। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम से कम होगा ना वो मुल्क की मईशत तरक्की ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो एक फार्मूला है, तो इस पे इनको अमल करना चाहिए। जाहिर है हमारे यहाँ मसाइल इतने हैं कि गवर्नमेंट की भी कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से करें, मगर चले अगर मजबूरी है तो उसको आके वजाहत करें। आप टीवी पे बैठ के हमारे जितने ताजिर बिरादरी है उसको वजाहत करें कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अगर दूसरों का कारोबार, करोड़ों लोगों का कारोबार अगर खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है? हाँ। एक तो आपने जो है ना वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि सारा पैसा निकल के, फिर ज्यादातर पैसा निकल के आपका इंटरेस्ट में चला जाता है। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जो इंडस्ट्री जो चल रही है उस इंडस्ट्री के अंदर आपने टैक्स लगा दिया, अब जो आपने रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगाए हैं तो उसमें जो सेल परचेज होती थी ना वो बंद हो गई है या ना होने के बराबर है। अब पहले तो जितनी ज़्यादा सेल परचेज होती थी तो उतना रेवेन्यू आपको जनरेट होता था, अब वो रेवेन्यू भी बंद हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई मजबूरी है तो फिर वो नेशनल टीवी पे बैठ के ये प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारे जो वजीर ख़जाना साहब इसकी वजाहत करें कि भाई हमारी क्या मजबूरी है, हम इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, हमने आपको इतने सारे टैक्सेस क्यों लगा दिए, टैक्स कौन देगा, क्यों देगा, पैसे नहीं आ रहे, पैसे कैसे देंगे आप मुझे बताएं। ये टैक्स आ रहे, अब इसमें लोग इनकम टैक्स भरने जाएंगे, अब पैसे हैं नहीं, अब अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो उसका होगा क्या? क्या मतलब उनके घर पे छापे मारे जाएंगे या उनके घर पे नोटिस भेजे जाएंगे या उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की जाएगी? तो ये तो मतलब इसलिए तो नहीं ना पैसा बनाया पाकिस्तानियों ने या ताजिरों ने कि भाई उनके पैसों को भी दाव पे लगा दें। तो आज भी अगर सोच लेंगे तो यकीन माने कि हमारा सिर्फ मईशत का पहिया अगर चलता रहेगा ना तो हम इस मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी सही हो जाए। हमारी जितनी ताजिर बिरादरी हैं उनके साथ बैठ के मशवरा करें, ये लोग तो ये मशवरे देंगे कि भाई मुल्क का कर्जा उतरेगा कैसे, तो उतार देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क के अंदर। मगर ये हुक्मरान जो है ना इस वक्त जो है उनको अपनी जो है ना अपोजिशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो।
अब इस चक्कर के अंदर मुल्क में उनकी अपनी ज़ाती अगर जंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो ताजिर बिरादरी का तो कोई नहीं सोचेगा। कौन सोचेगा? चले मुझे बताइए कोई किसका नहीं। काम है? अब ये जो हुकूमत आई है तो हम तो मौजूदा हुक्मरान की बात करते हैं। मौजूदा हुक्मरान जो भी हैं उनको तो ताजिर बिरादरी का तो ख्याल करें ना। जो पहिया चल रहा था उसको चलने दे, बाकी आपके जो जो भी अज़ाइम है उसको आप उस पर आप काम करते रहें कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको किसके साथ क्या सलूक करना है, कैसे अपने हरीफ को हराना है, वो सब एक अलग चीज़ है। मगर एक पहिया तो मुल्क में चलना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो काफी अच्छा एक चीज ये भी तो है ना, अगर इसको भी हम देखें, टैक्स तो हर कोई नहीं देता, ये भी तो एक नुकसान ये है ना, आपने जो बात की ना, आप देखें ये भी एक, तो एक नुकसान है। नहीं देखें, मैं उसका नुकसान भी बता रहा हूँ और उसका ये बता रहा हूँ कि एक तो जो फाइलर है ना वो तो टैक्स भी दे रहा है और जितने दूसरे भी टैक्सेस लग रहे हैं वो भी दे रहा वो है, भी दे रहा है। और जो टैक्स जो फाइलर नहीं है वो तो टैक्स भी नहीं दे रहा है और एफबीआर उसको नोटिस भी नहीं भेजती, उसको पकड़ती भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में यही चीज। उसका भी टैक्स हम दे रहे हैं। हाँ। अच्छा ये आपने जो बात की मेरे दिल पे लग गई, क्योंकि कोई 2 महीने से मैं के इलेक्ट्रिक के साथ मेरा बड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है। वो इसलिए अपनी वजह से नहीं, लोगों की वजह से, क्योंकि जब मैं शो करती हूँ और बाहर जाती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में, तो लोगों का यही कहना होता है कि के इलेक्ट्रिक वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो वहाँ एक चीज़ जो भी आपने कई तरह वहाँ जोड़ लूँ कि कहते हैं कि अगर एक मोहल्ला एक एरिया अगर है और उसमें कुछ लोग बिल नहीं पे करते, तो जो बेचारे पे करते हैं वो फिर डिवाइड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिस्टम है जो हमारे लोग मुल्क में। कुंडा लगाते हैं यानी ना कि जो रियल है, जो नेक नियति से चल रहा है, फिर उसको आप पीस दें। उसको और दबाओ। हाँ, तो ये वही वाला सिस्टम है क्या? नहीं ऐसा ही है, देखिए ये हाँ। मैंने कहा ना कि ये सब काम जो है ना ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनका काम है, उनके पास पावर है, उनके पास तो हमारी जो फोर्सेस मौजूद हैं वो आपसे वो ज़बरदस्ती काम करवा सकते हैं। ज़बरदस्ती से मुराद कानून के दायरे में रहते हुए ज़बरदस्ती का काम करवाए। मतलब एक बताएं, एक आदमी टैक्स भी दे रहा है उसके ऊपर मजीद टैक्स पे टैक्स डाल देते हैं तो वो कब तक अपना बोझ उठाएगा? एक वक्त आएगा वो भी अपनी फैक्ट्री बंद करेगा, वो पैसे निकालेगा अब और वो जाके फिक्स डिपॉजिट में रख देगा। तो आपको मईशत चलाने के लिए, अब देखें इनकी अपनी पार्टी जो पीडीएम की जमात की, जो जरदारी साहब ने भी इसकी मुखालफत की है, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, और दूसरी जमात मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना इसके मतलब इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि ये गलत किया, इन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब ये हुक्मरान जमातें खुद खिलाफ हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में, तो ये फैसले कौन कर रहा है? नहीं, तो मुझे तो हैरत है कि वो खिलाफ हैं और उन्हें बुरा लगा कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़े। तो मतलब कोई बाहर से आके कोई ऐसी बला या कोई ऐसा जिन है जो रातों रात कुछ ना कुछ करके चला जाता है और इनसे मशवरा नहीं होता, इन्हें पता नहीं होता या इन्हें बताया नहीं जाता, और ये ऐसी चीज़ें हो जाती है। और सुबह जिस तरह हमें रात को देर लेट नाइट पता चलता है 12 12:30 बजे कि ये हो गया, इस तरह क्या पता चलता है? अगर ऐसा है तो ज़रूर अगली तकरीर में ये भी आवाम को बता दीजिएगा, क्योंकि आवाम बड़ी सादा है। वो ये समझती है कि आके हम तकरीर करके कहेंगे कि ये गलत है, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ने चाहिए थे। इक़्तिदार में होते हुए अगर ये बातें की जा रही तो इस पर तो हैरत है वैसे। देखें ये इकोनॉमिस्ट है, ये हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं, उनको फौरी तौर पे ये सोचे कि हम भी कोई कारोबार करते हैं, आप कोई कारोबार या कोई भी कारोबार करता है तो वो सोचता है कि इससे पैसे कैसे आएंगे, पैसे कमाने के लिए करता है। तो आप पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप काम करें। आप सोचें कि आपके किसी भी कदम से उठाने से अगर वो मईशत अगर बंद हो जाती है, मईशत रुक जाती है, तो ये तो कोई अच्छी काम नहीं है। आप उसको जितना आप लोगों को रिलीफ देंगे, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि फॉरेन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना वो पहले बहुत पैसा इन्वेस्ट करते थे। आपने एक बात कही थी कि यहाँ लोगों के ऊपर टाइम नहीं होता था, ये बिल्कुल ऐसी बात है। लोगों मतलब हमारा दिन कम पड़ जाता था, हम सुबह 11 बजे आके अगर शाम को 8 बजे तक बैठ रहे हैं तो वहाँ पे 11 बज जाते थे, हमें टाइम ही नहीं होता था, नहीं इतना होता। माशाल्लाह सेल परचेज होती थी। तो ये मईशत का एक हिस्सा है। अब लोगों के पास लोग इतना डर गए कि पता नहीं कल क्या होगा इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से लोग अभी पैसे तो है ही नहीं, और जहाँ जिनके पैसे लगे हुए हैं ना उन्होंने पैसे लगाए थे कारोबार में कि यहाँ से आएंगे, वो उनकी उम्मीदें ख़त्म हो गई। जो पैसे लग गए अब वो कह रहे हैं कि जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी थी ना उससे कम में भी देने के लिए तैयार है, मगर कम में भी खरीदने के लिए कोई तैयारी नहीं अच्छा, है। थोड़ा सा हमारी देखने वाली आवाम के लिए थोड़ा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगी, प्रॉपर्टी की रेट, क्योंकि आप तो रियल इस्टेट से आपका ताल्लुक है, और जो इस टाइम मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं या जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से गुर्बत बढ़ रही है,
तो अब जो प्रॉपर्टी की रेट है कराची में, वो रेट ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं या थम गए हैं, क्या है? मतलब अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रुके हुए थे कि कभी रेट कम हो या कुछ ऐसा हो तो हम कोई प्रॉपर्टी ले लें, उसके लिए क्या अंदर का क्या सिस्टम है, थोड़ा सा अगर वो बताना मैं चाहें तो। बताऊं कि इस वक्त ये पोजीशन है कि ऊपर के तो बात छोड़ दें, हम्म। अगर जो वैल्यू है ना उससे भी कम में लोग देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हमसे बैठ के टेबल पे बात करो हम्म। और पैसे सामने रखो, हम प्राइस कम कर लेंगे। मतलब ऐसा, ये हवा में बात नहीं हो रही है, ऐसा है। ऐसा है। मतलब वो हर तीसरा चौथा आदमी कहता है यार मेरी चीज़ स्टॉक हो गई है, पैसे हैं नहीं, अभी बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, हमने तो एक इन्वेस्टमेंट की थी कि यहाँ से 10-15 हज़ार या एक 25-50 हज़ार रुपये हमारे को आता रहेगा तो हमारा काम चलता रहेगा। वो रुक गया, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो कह रहे चलो हमने 1 करोड़ की चीज़ ली थी ना, उसको हम 90 लाख में देने के लिए तैयार हैं। मतलब इस वक्त ये नहीं है, हर जगह इस वक्त यही पोजिशन है। कहीं पर मार्केट चढ़ी हुई नहीं है। चढ़ी भी होगी थी तो आज आपको पता है यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में और डीएचए ऑफिस में या दूसरे जो ऑफिस है सब में रश लगा होता है ना। रश लगा था, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ अच्छा, अब जो नए नए लोग होते हैं जिन्होंने पहली बार कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है, तो पहले तो तरीक़ेकार थोड़ा सा उनको समझाते हैं ना, फिर बाद में ये हो जाता है कि हमने प्रॉपर्टी ले तो ली, क्लियरेंस नहीं ली है, तो फिर मुश्किलात। तो आया तरीक़ेकार अगर आप बताना चाहें कि क्या तरीक़ेकार होने चाहिए ताकि जो बाद की मुश्किलात हैं आप उनसे बच जाएं। देखिए ये जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं वो सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट पे भरोसा कर लेते हैं। वो रियल हम्म। एस्टेट एजेंट उनको चीज़ें दिला भी देता है, मगर रियल एस्टेट एजेंट में भी कुछ ऐसी कमी है हम्म। कि उनको चाहिए कि जब अगर वो कोई भी आपके पास क्लाइंट आए तो वो जो प्रॉपर्टी आप उनको दिला रहे हैं हम्म। उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट पहले ले लें हम्म। ये डिपार्टमेंट से। हम्म। और उसके अलावा अगर आपकी कोई रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो उसका सर्च निकाल लें। हम्म। अच्छा ये आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा टाइटल क्लियर है। हम्म। फिर आप डील जो है ना डायरेक्ट मालिक से करवाएं, जिसके नाम पर जो प्रॉपर्टी है ना उससे मीटिंग जरूर करें। यहाँ क्या होता है अच्छा। कि एजेंट जो है ना उनसे मुलाकात नहीं अच्छा, करवाते। तो डायरेक्ट करनी चाहिए मीटिंग। डायरेक्ट करने में ही फायदा है। अच्छा, ठीक देखें है। आपको पता ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास कि लोग डील कर लेते हैं, 6 महीने के बाद जब रेट में फ़र्क आ जाता है तो वो कोई कहता है सर क्लाइंट मेरा जो है ना अमेरिका में है, छवि अमेरिका में है, हमसे डील कर लो, डील हम्म। कर ली। उसके बाद जो है वो रेट में, पहले जिस वक्त मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब रेट बढ़ जाते थे एकदम, ठीक। तो उस वक्त लोगों ने कोई बयाना दिया, उसके बाद उन्होंने कहा चलो 1-2 महीने में आ जाएंगे। अब उनके पास एक क्वेश्चन क्या है कि वो अमेरिका से आना है, हम्म। तो हम भरोसा करते हैं कि चलो ये जो एजेंट कह रहा है सही कह रहा है, हम भरोसा करके उससे रसीद ले लेते हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि एक मरतबा एक प्लॉट जो है ना आज से कोई कोई 20 साल पहले 50 लाख रुपए का 200 गज का फेज 8 में प्लॉट आता था रेजिडेंशियल, 50 लाख का। मतलब हाँ ये समझ लें कि 20 से 22-23 साल होंगे। तो एक साहब को बयाना दिया 5 लाख रुपए हम्म। हमारे क्लाइंट ने। तो उसने कहा सर वो पार्टी अमेरिका में, वो करीब 1 महीने में आ जाऊंगी। अब बात हो गई, पाँच जी। लाख रुपए दे दिए, अब इंतज़ार करें। मगर अब ये ट्रस्ट का काम है, अब जिस पर ट्रस्ट करें ना वो ऐसा है कि बिल्कुल ही भरोसे वाला आदमी है। जी। अब वो पार्टी को उसने देखा कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हम्म। वो 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो गई। हम्म। अब जिसने खरीदा है 5 लाख दिया, वो खुश हो रहा है कि चलो मेरे 45 लाख रुपए बढ़ गए। अब देखें यहाँ पे नीयत खराब हो गई उस एजेंट की जिसने डील कराई थी, क्योंकि डील तो उसने की है। हम्म। अब हम तो उस एजेंट को देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे भी एजेंट मौजूद है। फिर हुआ ये कि हम बड़ा मतलब उनसे, हमारे क्लाइंट ने नाराजगी का इजहार किया कि देखो रेट बढ़ गया, अब हमें चाहिए चाहिए। बोले नहीं वो आ ही नहीं सकता, वो क्लाइंट आ ही नहीं सकता अमेरिका से। उसने मसले बता दिए। अब हुआ ये कि फिर वो वापस ले लिए पैसे, हम्म। जाहिर है लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। अब उसके कुछ अरसे के बाद जो है ना डीएचए में जाके हमने पता किया कि भाई ये जो प्लॉट है ये किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, अभी वो साहब आए या नहीं आए। उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ये तो फलाने साहब के, तो पता चला उसी एजेंट ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लिया था ओहो। जब रेट बढ़ गए। तो ये इस किस्म के भी फ्रॉड होते हैं, इनसे भी बचने की ज़रूरत है। तो इसलिए मालिक से एग्रीमेंट करें, मालिक को पता हो कि उसने बेचा। कभी कभार ये होता है कि मालिक कहता है मुझे तो पता ही नहीं हो, पता चला कि पेपर उनके पास रखे हुए थे, उस पेपर को दिखा के उन्होंने बयाना कर दिया, और बयाना करने के बाद जो है वो डील कर ली। अब गुड फेथ पे डील हो गई। अब जब पेमेंट का टाइम आता है, वो प्राइस ऊपर नीचे पहले होती थी, अब मालिक को बुलाओ तो मालिक आता नहीं है, बोलता नहीं मुझे तो पैसे ही पूरे नहीं मिले। फर्ज करो यहाँ से उसने 20 लाख रुपए ले लिए, आगे दिए 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे भी बचने के लिए बेहतरीन हल ये है कि बेशक डील हो या ना हो, आप एजेंट पे 100% ट्रस्ट नहीं करें। आप
जाएं पहले मालिक से मिलवाएं। बोले नहीं मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। अगर मालिक अमेरिका में भी है तो उससे बात करना टेलीफोन पे, उससे डायरेक्ट जो है ना यहाँ से एग्रीमेंट भेजें, वहाँ से एग्रीमेंट वहाँ से साइन करके मंगवाएं उनसे, कि पता हो कि वो प्लॉट जितने का बेचा है उतने का ही वो प्रॉपर्टी जो है ना आपको मिल रही है। ऐसा नहीं कि उसने कम में बेची आपने ज़्यादा में आपको आप ले रहे हैं ना। तो ये इसलिए इसके बड़े फायदे हैं, कब मालिक से मिलेंगे। उसके अलावा एक जो बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी बुकिंग में जो है ना, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने इतने अरसे में देखा है कि बुकिंग की प्रॉपर्टी में भी बहुत फ्रॉड होते हैं। अच्छा। एक तो आजकल आपको पता है यहाँ के कराची के बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट है उसमें बुकिंग के प्लॉट आए थे। जी। आए थे। उस बुकिंग के प्लॉट में जो है लोगों ने पैसे दिए, 2-2 साल में 3-3 महीने में पेमेंट करनी होती थी। खैर वो पेमेंटें कर दी, प्लॉट की पूरी पेमेंट हो गई। पेमेंट पूरी हो गई तो इसका मतलब वो प्लॉट हमारा हो गया, जो क्लाइंट है उसका हो गया, क्योंकि वो पूरी पेमेंट जो उन्होंने कही थी उसके हिसाब से सारी पेमेंट हो गई, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब एक एक टाइम से पहले पेमेंट हुई हुई है। अब उसके बाद जो है उनको कहते हैं भाई प्लॉट हमें अलाट कर दो, हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। तो भाई आपने पूरे पैसे ले लिए, आपको पता है 6 साल पहले पेमेंट की है, 5 से 6 साल पहले पूरी पेमेंट हुई हुई है 55 लाख रुपए की, और आज तक वो प्लॉट अलाट नहीं हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ। तो मतलब वो प्लॉट नहीं देंगे तो क्या मतलब, वो यहाँ कोई इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, किसके पास जाएंगे? और ये हमारा अपना मसला नहीं है, ये कई लोगों का मसला है। तो मैं इसलिए इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लॉटों की जिन लोगों ने पेमेंट की है उसको फिलफोर जो है ना उनके नाम पे उनको अलाट किया जाए। अब वो फिर जब अलाट करते हैं तो पहले सेक्टर बताते हैं कि आपको इस सेक्टर में मिलेगा, वो सेक्टर की कीमत ज़्यादा है। अब उस सेक्टर में कहते हैं हमारे पास तो वहाँ पे प्लॉट ही नहीं है। दायरे उनके हाथ में होता है सब कुछ, किसको देने किसको नहीं देना, कि वो प्राइवेट इदारा है। गवर्नमेंट का इदारा तो ऐसा नहीं करता, डीएचए ऐसा नहीं करता, डीएचए तो मेरिट बेस पे काम करता है। तो फिर वहां पर वो क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा किसी को प्रेशर करें तो उनकी मर्जी, देखें अभी 6 साल तक उनको पता ही नहीं कहाँ देना है। अब वो देख रहे हैं वो तो ले लिए ना पैसे, अब वो नए सेक्टर खोलते हैं वहां पे, फिर ये बुकिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं, वहां देते हैं। तो इस तरीके से आगे जो है ना अभी तक नहीं पता कि उनको कहाँ देंगे, फिर वो फेंकते उस जगह पर है कि जहाँ पे प्राइस ही जो ना जो 20-25 लाख रुपए की होगी उस जगह पर उस सेक्टर में प्लाट अलाट करते हैं, वो भी अगर किसी ने ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि अगर कभी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ अगर कोई डील करें तो आप जो पैसों की पेमेंटें कर रहे हैं ना वो पेमेंट अपने पास कहीं जमा करें, इकट्ठी पेमेंट हो जाए। उसके बाद आप मार्केट में जाएं, जाके बोलें कि भाई हमें रेडी प्रॉपर्टी चाहिए जिसका पोजीशन आपके पास हो। आप पूरे पैसे दें उनको और उसे अभी उसी वक्त ही अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएं, पूरे दें और पोजीशन ले लें, तो वो आप सेफ हो गए, फिर कोई आगे आगे पीछे नहीं कर सकता। अब ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लोग इसी धोखे में आ जाते हैं कि यार इतना बड़ा नाम है, अगर वहाँ पे दे देंगे मिल जाएगा। आप मुझे पूछे ना कितने लोग हैं ऐसे जिनको प्लॉट अलाट नहीं हुए, इवन के एक तो पेमेंट ले ली, अलाट नहीं कर रहे। अब जो अपना जिसने प्लॉट लिया है वो जाके कंप्लेन करता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन ले लो कि मेरा प्लॉट के अलाट करो, बोले नहीं वो बंद हो गई आजकल, एप्लीकेशन नहीं ले रहे। मतलब ये तो सबकी नाक के नीचे हो रहा है। तो ये तो रियल एस्टेट में हम हैं तो हमें तो ये सब चीज़ें हम फेस करते रहते हैं। तो हम तो अपने देखने वालों को सिर्फ ये समझा सकते हैं कि आप लालच में ना आए, किसी के कहने पे मत आए कि सिर्फ आपको भी 15 लाख देने, 5 लाख देने, अभी दे दें बाकी पैसे बाद में दे दीजिएगा। ये जो काम है ना बाद में देने वाला, फिर बाद में आप उनके हाथों में खेल रहे होते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। आप देखें ना पूरी पेमेंट करने के बाद भी वो कहाँ खड़े, नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि बैरिया टाउन को भी थोड़ा सा अपनी इस्लाहत की ज़रूरत है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, इतना अच्छा आप शहर बना रहे हैं, तो ये चीज़ जो ना जहाँ पे आप इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, नेक काम कर रहे हैं, आप नेक आदमी है। तो ये जो लोग हैं जिनके अपने पैसे लिए हुए हैं और ये जो पैसों से आप उनको प्लॉट नहीं दे रहे, जिनको आप प्लॉट नहीं दे रहे, उनका क्या कसूर है? उनको तो प्लॉट देना। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी एविडेंस मौजूद है। अच्छा। अच्छा, मैं ये साथ साथ अभी और भी बहुत सारे सवाल थे और पता चला कि सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। सेगमेंट भी होते हैं ना, ये भी एक चीज़ है। पर जाते जाते कोई मैसेज अगर देना चाहिए। बस यही मैसेज है कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, मोहब्बत के साथ रहें, जो अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पे चले, उस पर अमल करें, उसमें कामयाबी कामयाबी है। और ये जो दुनिया में आने के बाद इतनी इतनी उम्रों के अंदर आके वो लड़ इसलिए रहें कि पता नहीं सीट नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठें। जब तक ये सियासी मसले हल नहीं होंगे, ये मुआशी मसले हल नहीं होंगे, तो हमें चाहिए कि हमारे हुक्मरान सब मिलजुल के बैठें और इसके ऊपर मुत्तहद होकर बात करें। हमारे मुल्क की अगर हिफाजत चाहते हैं तो हमको एक मैच पे आना पड़ेगा।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद तनिषा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।